डॉक्टर मुकेश जिंदल अल्फा कैपिटल के पार्टनर हैं। इनसे हम बात करने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ पर, साथ ही में आपके पोर्टफोलियोज को रिव्यू करेंगे। साथ ही में मनोज कुमार जैन सर मेरे साथ हैं, डायरेक्टर हैं और हेड कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मनोज जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। गोल्ड पर प्रधानमंत्री का ये बयान, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसका क्या असर आप देखेंगे? नमस्कार प्रियंका जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी ने कल अनुरोध किया देश की जनता से कि क्या हम कम से कम 1 वर्ष तक जो गैर जरूरी सोने की ज्वेलरी है उसकी खरीदारी टाल सकते हैं। इसके पीछे की जो मंशा है, 2-3 कारण मुख्य रूप से है। हमने देखा है कि जब से जो यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए उसके बाद से जो ग्लोबल एनर्जी के प्राइसेस है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचते हुए नजर आए। भारत अपने टोटल कंजम्पशन का लगभग 85% जो कच्चा तेल है वो आयात करता है, और जो इंपोर्ट बिल यहाँ पे 10-10.5 लाख करोड़ सालाना था वो कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते वहां पे 17 लाख करोड़ तक जो है इस वर्ष पहुंच सकता है। दूसरा, भारत यहाँ पे जो दुनिया का टोटल सोने का कंजम्पशन होता है उसका लगभग 26% जो है यहाँ पे अकेला भारत जो है कंज्यूम करता है। लगभग 800 मैट्रिक टन प्रति वर्ष जो है भारत का इंपोर्ट है, और जो इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पे 6 लाख करोड़ के पार निकल चुका है। तो यहाँ पे केवल अगर हम सोने और कच्चे तेल के इंपोर्ट बिल की ही बात करें तो ये लगभग 23 से 24 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। और बाकी यहाँ पे जो गैर जरूरी चीजें हैं, चाहे वो जो फॉरेन ट्रिप की यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बात कही, वहां पे हम लगभग 3 लाख करोड़ का जो है खर्चा 1 साल में कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के देखते हुए हम देख रहे हैं कि रुपये में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वहां पे गिरावट आ रही है, और उसका असर हमारे जो ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पड़ रहा है। तो साफ तौर पर यह अपील इसलिए भी है कि अगर हम यहाँ पे गैर जरूरी आयात जो है सोने का वो रोक सकें तो कम से कम हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को वहां पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके चलते जो करेंसी का डेप्रिसिएशन है वो भी रुकता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं वो हमारे ट्रेड बैलेंस को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर यह जो अपील है यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से की गई है, और ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जैसे ईज होंगे तो फिर से एक बार वहां पे परिस्थितियां बदलती हुई भी नजर आएगी प्रियंका जी। ओके, सो रेजिलेंट इकोनॉमी, ये शब्द हम बार बार यूज़ करते हैं, और उसे रेजिलेंट रखने के लिए अपने हमारे फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री की ये अपील। अब डॉक्टर मुकेश जिंदल, आपके पास आना चाहूँगी मैं। एज एन इंडियन इन्वेस्टर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील हम देखें, वो कहते हैं शादियों में नहीं खरीदे, तो वो फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर ऑनलाइन गोल्ड ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो क्या वहां पर भी फर्क पड़ना चाहिए? वहां पर भी आप लोगों को कहेंगे कि रुक जाइए, नहीं कीजिए निवेश? मुझे जहां तक समझ है गोल्ड ईटीएफ भी बैक्ड होते हैं फिजिकल गोल्ड से ही। देखिए प्रियंका, अगर मैं बात बताऊं आपको, जो गोल्ड ईटीएफ आपने सही बताया वो बैक्ड बाय रियल गोल्ड होता है। एंड अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें, क्योंकि हमारा जो रुपए है वो 1 साल में 12% गिर गया है, 85 से 95 गिर गया है। जो हमारे पास रिजर्व्स हैं अब $690 बिलियन हैं, और लगभग हमारे पास 11 से 12 महीने का इंपोर्ट है। सफिशिएंट है कवर, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। बट जो मोदी सर ने बताया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने जो गवर्नमेंट पब्लिक से रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट एज अ प्रिकॉशन की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। गोल्ड की हम बात करें तो अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में देखें तो लगभग हमने $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया है। इसमें काफी पार्ट ईटीएफ की इन्वेस्टमेंट्स का भी, ऑफ कोर्स वेडिंग और ज्वेलरी हम क्योंकि काफी कंज्यूम करते हैं, तो गोल्ड की वजह से, इंपोर्ट की वजह से हमारे फॉरेक्स में काफी प्रेशर पड़ता है। अब इसमें दो बातें, एक, अगर मैं समझना चाहूं कि क्या इंडियन वाकई में गोल्ड कम खरीदेंगे, जो मिस्टर मोदी जी ने जो रिक्वेस्ट किया, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कम होगा। इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि थोड़ा पैनिक भी होगा, लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या सिचुएशन है, इकोनॉमी अच्छी हालत में नहीं है, तो वो शायद गोल्ड ज्यादा खरीदें, क्योंकि गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है। क्राइसिस के टाइम में लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। बट हाँ, अगर कंट्री की हम पेट्रोलिज्म के बारे में देखें तो शायद गोल्ड कम खरीदना चाहिए। बट अगर इंडिपेंडेंटली हम पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन की बात करें तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा इन्वेस्टर्स को कि 5 से 10% आपका पोर्टफोलियो
गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के पर्पज से भी, क्योंकि मेरे को लगता है अगर महंगाई आएगी तो गोल्ड सिल्वर एक अच्छा हेज भी प्रोवाइड करता है। ओके फाइन। अब मैं मनोज जी आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉशे बैंक कह रहा है कि भाई अगले 5 साल में वो $8,000 पर गोल्ड को देख रहा है। आप लोगों की रिसर्च क्या कह रही है गोल्ड में? अब हम किस तरह का एक्शन, गोल्ड प्राइस के एक्शन के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। जनवरी में हमने जो राइज देखा उसके बाद वो राइज तो नज़र अभी नहीं आ रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या नज़र आ रहा है? आपकी रिसर्च क्या बता रही है? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पर अगर थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, गोल्ड के जो फंडामेंटल्स है प्रियंका जी, लॉन्ग टर्म वो काफी मजबूत है। और अभी जो हम यहाँ पे एक पॉज देख रहे हैं कीमतों में, ये हम कह सकते हैं कि एक प्राइस कंसोलिडेशन है और उसके साथ टाइम कंसोलिडेशन भी हम कह सकते हैं। क्योंकि हमने एक जो रैली देखी थी सोने की कीमतों में, जनवरी मंथ में हमने कीमतों को $5,600 के पार इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए देखा था। भारतीय बाजारों में कीमतें 1,80,000 के स्तर को पार कर गई थी। तो एक बड़ी रैली के बाद वहां पे एक जो करेक्शन ड्यू था मार्केट में, वो हमने होते हुए देखा। और अब हम यहाँ एक अच्छा कंसोलिडेशन बिटवीन 4,400 टू 4,800 इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 1,45,000 से 1,55,000 के दायरे में कीमतें कंसोलिडेट कर रही है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। और जिस तरह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या डी डॉलराइजेशन हो, या यहाँ कहीं ना कहीं जो डॉलर के ऊपर कम डिपेंडेंसी करने की बात हो, या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये सोने की कीमतों के लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है फंडामेंटल वहां पे प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। हमारा मानना है कि जो सोने की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में 2030 के आखिर तक $8,000 प्रति ट्रायंस के स्तर को बिल्कुल पार कर सकती है, फंडामेंटल को मद्देनजर रखते हुए। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी कीमतें जो है वो 2,50,000 तक के स्तर तक वहां पहुंच सकती है। तो फंडामेंटल काफी मजबूत है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें सोने में। साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार मजबूत हो रही है। और यहाँ पे लगातार छठे वर्ष हम देख रहे हैं कि ये मटेरियल जो है डेफिसिट में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सिल्वर की बढ़ रही है, साथ ही हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड भी काफी मजबूत है। तो सिल्वर के भी जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है वो काफी मजबूत है। और हमारा मानना है कि सिल्वर भी यहाँ पे आने वाले समय में अगर वर्ष 2030 तक की अगर हम बात करें, तो जो प्रीवियस हाई लगभग $121 के हमने इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए देखे थे, वो सिल्वर फिर से एक बार ब्रीच कर सकता है। तो प्रीशियस मेटल के जो फंडामेंटल्स है लॉन्ग टर्म, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, काफी मजबूत नजर आते हैं। और जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो रिसर्च एजेंसीज के जो टारगेट आ रहे हैं, हमारा मानना है कि 5 वर्ष के पहले भी सोना यहाँ पे एक बार $8,000 के स्तर को पार कर सकता है। प्रियंका जी, तो अभी इसमें आप क्या कहेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं मनोज सर कि गोल्ड मत खरीदो, आप कहेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करो या ना करो, या अभी थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो? मनोज सर, देखिए, हम यहाँ पे शुरू से ही कहते आए हैं हमारे इन्वेस्टर्स को कि आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से एटलीस्ट 15% जो आपका अलोकेशन है वो प्रीशियस मेटल में रखना चाहिए। वो सोने और चांदी के डिनोमिनेशन में प्रोपोर्शन में हो सकता है उनके रिस्क अपेटाइट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए जब आप वहां पे रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, या बॉन्ड में करते हैं, या कैपिटल मार्केट में करते हैं, और भी कोई आप रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको हेज करने के लिए प्रीशियस मेटल में आपका अलोकेशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो आप फिजिकल गोल्ड के बजाय आप वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के जो फॉर्म है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड्स हो या ETF हो, वहां पे निवेशक SIP के रूप में निवेश कर सकते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट भी जो है भारत में लॉन्च किया है, जो कि बैक्ड बाय वहां पे फिजिकल गोल्ड रहेगा आने वाले समय में। मतलब आप गोल्ड को वहां पे डिजिटली होल्ड कर सकते हैं डीमेट अकाउंट में। एज एंड व्हेन यू रिक्वायर फिजिकल गोल्ड, तो आप उसको रीमटेरियलाइज कर सकते हैं। तो EZR भी यहाँ पे निवेश का एक बेहतर विकल्प जो है आने वाले समय में बनता हुआ नजर आएगा। तो काफी सारे विकल्प हैं, उसमें से निवेशक जो है चुनाव कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड ही खरीदें। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपके पास विकल्प उपलब्ध है, उनका भी वहां पे चुनाव किया जा सकता है।
ओके, सो मेरे दोनों एक्सपर्ट इस बात पे तो अग्री करते हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से एक 10% कह रहे हैं मुकेश जी, तो मनोज सर कह रहे हैं 15%। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से होना चाहिए गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में। पर मनोज जी ने जो टारगेट दिए हैं मुकेश, आपने सुने 5 साल में, जो डॉचे बैंक भी कह रहा है, मतलब 2.5 लाख तक पहुंचते हुए हम गोल्ड को, और सिल्वर में भी वही तेजी जो हम देख चुके हैं। ऐसे में आप अभी इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए इस साल में अभी तक इक्विटी का बुरा प्रदर्शन मुकेश, और ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी जब उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं तब भी जो है आंखों का तारा बने हुए हैं, तो कैसे आप रोकेंगे? क्या प्रधानमंत्री के बोलने से रुक जाएंगे लोग? मुकेश, दिस इज देखिए प्रियंका, मेरे को नहीं लगता कि लोग रुकेंगे, लोग खरीदेंगे। और जैसे मैंने बोला, लोग परसीव करते हैं गोल्ड को एक सेफ एसेट की तरह। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम करिए, क्रूड का कम कंजम्पशन करिए, इमरजेंसी ट्रैवल ना करें। मेरे ख्याल से लोग शायद वहां रुक जाएंगे, बट सोने के खरीदने में शायद लोग ना रुकें, क्योंकि जब फियर आता है, डर आता है, लोगों को लगता है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो लोग सोना और खरीदेंगे। तो मेरे को लगता है सोना की जो डिमांड है वो बढ़ेगी आने वाले टाइम में। और पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से सोने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक रिटर्न जनरेट करना नहीं होता। सोना हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि जब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, जैसे हम देख ही रहे हैं, कभी यूक्रेन वॉर हो रही है, कभी ईरान के साथ वॉर हो रही है, कभी टैरिफ्स लग रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड बहुत अच्छा करता है। तो रिस्क हेजिंग के पर्सपेक्टिव से, डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से मेरे को डेफिनेटली लगता है कि कमोडिटीज या हार्ड एसेट्स होने चाहिए 10% आपके पोर्टफोलियो में। एक और प्रियंका इंपॉर्टेंट बात यह है, जब क्रूड बढ़ता है तो उससे महंगाई आती है, क्योंकि हर चीज में क्रूड का यूज होता है। और जब महंगाई आती है, जब इन्फ्लेशन चढ़ता है, उस समय कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड और सिल्वर काफी अच्छा करते हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, अपने सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय करेंगे, और इसलिए क्योंकि महंगाई आएगी तो हार्ड एसेट्स अच्छे करेंगे। तो 10% तक आप गोल्ड और सिल्वर में करना मेरे को लगता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। ओके, तो इतने सारे ऑप्शन हैं गोल्ड में निवेश करने के मनोज जी, बेस्ट ऑप्शन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या हो सकता है इन सारे विकल्पों में? जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, तो हमारा मानना है कि वो निवेश के लिए अगर सोच रहे हैं तो यहाँ म्यूचुअल फंड के जो फंड ऑन फंड्स है वो जो है रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह से लिए जा सकते हैं। साथ ही अगर वो डे टू डे एक्टिविटी में अगर मार्केट में इन्वॉल्व है तो वहां पे ईटीएफ के जरिए भी वो कर सकते हैं। और ऐसे निवेशक जो बाद में फिजिकल गोल्ड भी चाहते हैं, तो ईजीआर भी यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है जो अब भारत में उपलब्ध है। क्योंकि वहां पे आपको जब आप चाहते हैं कि एक निश्चित समय के बाद आपको फिजिकल गोल्ड की प्राप्ति हो जाए, तो वहां पे आप उस अपनी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को सरेंडर करके वहां पे फिजिकल गोल्ड भी जो है ले सकते हैं। तो छोटे निवेशकों के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड्स और ईटीएफ बेहतर विकल्प है। और अगर यहाँ पे आपको फिजिकल गोल्ड वास्तव में चाहिए तो फिर ईजीआर भी वहां पे लिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी, विनोद तिवारी जी का क्वेश्चन लाइव, और ये आप दोनों आंसर कीजिए। पहले मुकेश आपको मैं बोलूँगी। इन्होंने बताया कि इनकी भांजी की शादी होने वाली है, गोल्ड की जगह अगर गोल्ड ईटीएफ वो गिफ्ट कर दें तो क्या ये सही रहेगा, और कोई टैक्स का चक्कर भी नहीं पड़ेगा ना इसमें भांजी को? ये देखिए, ये एक बदलाव हम देख रहे हैं कि गोल्ड की जगह गोल्ड ईटीएफ वो गिफ्ट करना चाहते हैं। विनोद जी, आपकी सोच को सलाम, बहुत बहुत सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं। तो भांजी को गोल्ड ईटीएफ दे दें। मुकेश, ये आइडिया तो मुझे अच्छा लग रहा है, और टैक्स के लिहाज से कुछ रोशनी आप डाल पाएंगे इसमें? देखिए प्रियंका, मेरे को लगता है आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप गोल्ड देते हो वो आपके लॉकर में चला जाता है, इतना यूज नहीं आ पाता। मेरे को ये भी लगता है आने वाली जनरेशन कितना फिजिकल गोल्ड स्टोर करेगी, क्या करेगी, बड़ा कहना मुश्किल होगा। और गिफ्ट देने के लिए डिजिटल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसका स्टोरेज इजी हो जाता है। दूसरा, आप जब गिफ्ट करते हो तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बना के देते हो, उनको बता रहे हो कि एक ऐसी यूनिट है जो आप उसको होल्ड कर सकते हैं अपने डीमैट के फॉर्म में या म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, जिसमें आप सिप भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छी डायरेक्शन है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से। जहां तक गिफ्टिंग की बात है, गिफ्टिंग में मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। वैसे भी अगर मामा जो है अपनी भांजी को गिफ्ट करता है, ब्लड रिलेशंस में गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट एग्जम्पशन होता है।
और शादी स्पेशली क्या ऐसा वन ऑफ द इवेंट होता है जिसमें गिफ्टिंग अदर देन ब्लड रिलेशनशिप्स भी अलाउड होते हैं एंड अच्छी खासी लिमिट्स होती हैं जिसमें वो गिफ्ट विदाउट एनी टैक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी है डिसिप्लिन बनाने के लिए एंड टैक्स के एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो विनोद जी ने तो अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली और भांजे को ज्वेलरी की जगह ETF दे रहे हैं मनोज जी, लेकिन आपको क्या लगता है भारतीय घरों में अब शादी फेस्टिवल वो सीजन बस अब जो है बगल में शुरू ही हो रहा है, तो ऐसे में लोग क्या थमेंगे? PM मोदी की अपील जो है काम करेगी? अब शादी है घर में तो नहीं खरीदें, ऐसा तो हो नहीं सकता है मनोज जी। दो चीजें हैं प्रियंका जी। एक तो आप यहाँ पे अपना ओल्ड जो गोल्ड है वो एक्सचेंज करके ले सकते हैं ताकि आपका इंपोर्ट जो है गोल्ड का वो बिल कम हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ओल्ड गोल्ड को एक्सचेंज करते हैं तो वो रिसाइकलिंग हो जाती है और आपको इंपोर्ट कम करना होता है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे डिजिटल गोल्ड का जो विकल्प है कि अगर आप वहाँ पे हमारी जो पुरानी रखी हुई ज्वेलरी अगर यूज कर सकते हैं और साथ में आप वहाँ पे कुछ डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे जो है गिफ्ट कर दें तो वह भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये है कि आप कोई भी गोल्ड जो है डिजिटल फॉर्म में जब गिफ्ट करते हैं तो आपको एक तो मेकिंग चार्जेस का एक जो बड़ा अमाउंट है वो बचता है। दूसरा, अब आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं तो GST की भी 3% की सेविंग होती है। तो आपका लगभग 9 से 10% मेकिंग और 3% आपका GST, तो लगभग 13 से 14% की जो बचत होती है उतनी आप यूनिट वहां पे ज्यादा ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे उस लिहाज से जो है चुनाव किया जा सकता है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना अगर वहां पे ओल्ड गोल्ड से अगर वो एक्सचेंज करके करें तो वहां भी रिसाइकलिंग का जो है फायदा मिलेगा और जो इंपोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं वहां पे थमते हुए नजर आएंगे। प्रियंका, ओके, ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी, आपने वक्त निकाला हमसे इस बातचीत के लिए।